समझते हैं चिंतन को। देखिए, आप और मैं, हम सभी मिलकर किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी समस्या के बारे में चिंतन करते हैं। तो उस चिंतन की प्रक्रिया क्या है, उसको जानते हैं। चिंतन यानी कि थिंकिंग। थिंकिंग प्रोसेस किस प्रकार से वर्क करता है, तो यहाँ हमें वही समझना है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि अव्यक्त होती है, यानी कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किसी चीज के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हैं, है ना, कैसे आपके विचार दिमाग में आ रहे हैं, तो उसको ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसको व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त आप स्वयं से करेंगे किसी चीज पर अप्लाई करके, तो वो आप जब उसका आप निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद उसको आप अप्लाई करेंगे किसी भी चीज में। तो जब वो प्रक्रिया हो रही होती है, यानी कि चिंतन प्रक्रिया हो रही होती है, तो कहने का मतलब है कि इसको देखा नहीं जा सकता, वो अदृश्य होती है और सभी प्राणियों में पाई जाती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, इट इज अ मेंटल प्रोसेस, और यह अव्यक्त होती है, यानी कि इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। जिस टाइम आप चिंतन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि करते टाइम ही आप बता देंगे कि अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ। तो चिंतन एक एकांत में होता है, मतलब आपका पूरा उस पर कंसंट्रेट होता है। इसके साथ ही सभी प्राणियों में पाया जाता है, लेकिन मानव रूपी प्राणी में इसमें कुछ अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तभी तो हम अन्य प्राणियों से अलग हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये हम जानेंगे कि अन्य लोगों ने इसकी किस प्रकार से परिभाषा दी है। तो वैलेंटाइन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है या क्रिया है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में श्रृंखलाबद्ध विचार, एक सीरीज में थॉट्स आते हैं और किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर, वो जो थॉट्स हैं उनका एक एम होता है, गोल होता है, ठीक है। और नॉन स्टॉप स्पीड में वो उस गोल की तरफ प्रवाहित होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक आपको कोई भी समस्या दी जाती है कि इस बारे में आपको चिंतन करना है, तो आप उसको, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि उसके गोल तक पहुंचने के लिए आप नॉन स्टॉप सोच रहे होते हैं, और एक विचार से दूसरा विचार आता है, दूसरे से तीसरा आता है, तो ये श्रृंखलाबद्ध जो श्रेणी है ये चलती रहती है, और इस श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में जो विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर आगे जाके गोल तक पहुंचते हैं, है ना। तो ये प्रवाह जो है वो अविराम गति से चलता है। तो ऐसा इन्होंने थोड़ा गहराई से कह दिया है, बाकी आम भाषा में यही कहेंगे कि किसी भी चीज के बारे में सोचना, विचार करना तब होता है जब हमें पता हो। अच्छा, आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपको गोल ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे सोचेंगे। कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई मसला, कोई मामला ऐसा आपके सामने आएगा जिसके बारे में आपके दिमाग में सोच विचार आएंगे, तो वो गोल आया, आपने सोचना शुरू किया और सोचने से चीजें निकल कर आई, वो जुड़ते जुड़ते अविराम गति से प्रवाहित होते हुए आपके गोल तक, यानी कि आपकी समस्या समाधान तक पहुंच गई। गैरेट इसके बारे में क्या कहते हैं, यह एक अदृश्य व्यवहार है। ये ऐसा व्यवहार है, ये एक मानसिक व्यवहार है, तो ये दिखना तो वैसे भी नहीं है, है ना। तो बोल रहे हैं कि ये ना दिखने वाला व्यवहार है। सामने बैठे व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि ये चिंतन कर रहा है। आप ये तो कह सकते हो कि मतलब वो शांत बैठा है, क्या पता वो सोच विचार कर रहा हो, लेकिन उस चिंतन को देखा नहीं जा सकता। जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, ये सिंबॉलिक होता है। मीन्स सामने बैठे व्यक्ति को अगर आप एकांत में पाते हैं, गहरी सोच में आप उसको बैठा हुआ देख रहे हैं, तो आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि गहन विचार कर रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है ये नहीं पता, है ना। और जो सोच रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, सुनाई नहीं देगा। और इसके साथ ही प्रतीक के रूप में आपने जान लिया, उसकी अवस्था देखकर आप समझ गए, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन देखकर समझ गए कि ये किसी चीज के बारे में ये चिंतन कर रहा है। तो सिंबॉलिक है किसी ना किसी रूप से। जैसे मैं अगर किसी बारे में चिंतन कर रही हूँ, तो सामने कोई आता है तो मैंने मतलब इशारा कर दिया कि अभी नहीं। जैसे अगर कोई खाने के लिए पूछ रहा है तो मैंने कहा कि अभी नहीं, है ना, इशारा कर दिया। तो सिंबॉलिक है कि ये पता चल जाएगा कि कुछ मेंटली प्रोसेस चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, है ना। आगे समझते हैं। इसकी प्रकृति, इसमें छात्र की संज्ञानात्मक योग्यता प्रतीत होती है, बिल्कुल होती है। कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं बच्चे की, वो आप जान सकते हैं। बच्चे का चिंतन किस प्रकार का है, अभिसारी है, अपसारी है, मूर्त है, अमूर्त है, ठीक है। किस प्रकार से वो सोच रहा है, वो ब्रॉड माइंडेड है
या फिर कंजर्वेटिव थिंकिंग चलती है उसके दिमाग में, है ना। तो उससे आप बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यता को जान सकते हैं कि इसका दायरा कितना है ना, कितने दायरे में ये सीमित है, किस दायरे तक क्या कहते हैं सोच सकता है, इसकी सोच कितनी विस्तृत है, एक्सप्लोर है। यह एक उद्देश्यपरक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, जब तक चिंतन का उद्देश्य नहीं होगा। मतलब आप चिंतन तो कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता किस बारे में चिंतन कर रहे हो, तो वो चिंतन है ही नहीं। यानी कि चिंतन के लिए उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, जिसमें समस्या समाधान शामिल है। जब तक आपके पास कोई टॉपिक नहीं होगा, यानी कि उद्देश्य नहीं होगा, आप चिंतन नहीं करेंगे। और जब टॉपिक होगा उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो चिंतन करने का कारण क्या होता है, या तो आप उसके समस्या समाधान के बारे में सोच रहे हैं या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज सोच रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, चिंतन में समस्या का मानसिक रूप से समाधान किया जाता है। बिल्कुल, चिंतन करना उद्देश्यपरक है, एक अदृश्य व्यवहार है, मानसिक प्रक्रिया है, ये चीजें तो हमने जान ली। लेकिन समाधान किस प्रकार से होता है, मानसिक रूप से होता है। मैं क्लास में बैठी हूँ, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने बैग में दूसरा पेन देखूंगी, क्योंकि वहां मेरा चिंतन अभी प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन बस एक पेन खत्म होने के बाद मैं दूसरे पेन को खोल देती हूँ कि बैग में कोई दूसरा पेन भी पड़ा होगा। अब दूसरा पेन ना मिलने के बाद मैं अब थोड़ा सा चिंतित हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ, क्लास चल रही है, मुझे आगे लिखना है, मेरा रह जाएगा, है ना, लिखना, मैं पीछे रह जाऊंगी। अब मैंने बगल वाले से पूछा कि आपके पास पेन है, उसने भी कहा कि मेरे पास एक ही है। तो वहां से चिंतन अब और गहरा हो जाएगा। समस्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चिंतन वैसे वैसे बढ़ता जाता है। अब और किसी बच्चे से मैं पूछूं तो सारे बच्चे बिजी हैं, किससे पूछूं, किससे नहीं पूछूं, टीचर को बोलूं, क्लास बीच में रुकेगी। तो कहने का मतलब है कि चिंतन में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि जब तक उसका समस्या समाधान नहीं होता, यानी कि जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, तब तक चिंतन जारी रहता है। तो जब मुझे किसी के द्वारा पेन दे दिया जाता है, तब मेरा चिंतन भी खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मानसिक प्रक्रिया ये इसलिए कही गई है कि पेन खत्म होना एक सामान्य बात थी, इसीलिए मैंने दूसरा पेन ढूंढने की कोशिश की और ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। तो ये भी एक सामान्य सी बात है, लेकिन चिंतन तब स्टार्ट हो गया, यानी कि मानसिक प्रक्रिया तब स्टार्ट हो गई जब मुझे पता चला कि मेरा सेकंड ऑप्शन भी नील चला गया, उसमें मुझे फायदा नहीं हुआ, मतलब मुझे कुछ मिला नहीं। तो अब मैं क्या करूं, तो वहां से चिंतन होना शुरू हुआ, और जब तक समस्या का हल नहीं निकल गया तब तक वो चिंतन प्रक्रिया चलती रही। और कब खत्म हुई, जब मुझे पेन मिल गया। तो वहां से अब मेरे दिमाग से वो चीज ही निकल गई कि अब मुझे पेन चाहिए, पेन तो मिल चुका है, अब मैं लिखना जारी कर रही हूँ। तो वहां से चिंतन भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज थी चिंतन के बारे में। अब चिंतन की देखिए हमने प्रकृति जान ली है ना, और दो मनोवैज्ञानिकों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, और सामान्य तौर पर इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है ना। तो ये चीज हमने जान ली, अब इसके बारे में आगे जानते हैं, पढ़ते हैं अब चिंतन के साधन के बारे में, यानी कि टूल्स ऑफ थिंकिंग। टूल्स ऑफ थिंकिंग में चार प्रकार हैं, 1 2 3 4, ये टूल्स चार दिए गए हैं हमें। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूं, चिंतन और चिंता दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। चिंतन आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है ना। किसी चीज के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी या वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, चिंतन कहलाएगी। जबकि चिंता क्या है, पर्टिकुलर आप किसी चीज के बारे में और मतलब उसका आप सटीक हल नहीं निकाल रहे, बेफिजूल में आप उसके बारे में चिंतित हुए जा रहे हैं। नेगेटिव आप ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। वहां पर हल निकलना जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, बस वो प्रोसेस यूं ही चलता रहता है। जबकि चिंतन क्या है, ये लक्ष्य निर्धारित होता है। हाँ, ये चीज ठीक है कि लक्ष्य निर्धारित होता है चिंतन, और जिसमें लक्ष्य का निर्धारण ना किया जाए फिर भी वो प्रक्रिया होती जाए, तो उसको क्या कहेंगे, चिंता। जैसे होता नहीं कि मुझे चिंता हो रही है मेरे पेपर कैसे होंगे, लेकिन चिंतन क्या कहेगा कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी, बाकी जो भी रिजल्ट आए, है ना। तो चिंतन और चिंता में इस प्रकार से डिफरेंस है। आगे जानते हैं। देखिए, चिंतन के साधन यानी कि टूल्स ऑफ थिंकिंग का जो पहला चरण है या पहला प्रकार है वो क्या है, बिंब या प्रतिमाएं। मानसिक चित्रों के रूप में प्रतिमाओं में व्यक्ति वस्तुओं तथा दृश्यों से संबंधित अनुभवों को याद रखता है। बच्चे को आप कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, जैसे पहाड़ी इलाके में ले जा रहे हैं,
तो वहां उसने पहाड़ देखे। अब जब वहां से वापसी होती है तो उसके दिमाग में एक मानसिक चित्र बैठ गया है, एक दृश्य उसके दिमाग में समाहित हो चुका है ना, या वो वस्तुएं या वो व्यक्ति जो उसने वहां देखे थे। तो अब जब भी पहाड़ शब्द आएगा या पहाड़ों की बात की जाएगी तो बच्चा किस प्रकार से चिंतन करेगा, अच्छा हाँ हम भी वहां गए थे, तो वो पूरा सीन उसके दिमाग में आएगा, तो वो इमेजेस उसके दिमाग में फिर से वापस आएंगी। और किस दौरान? चिंतन के दौरान, जब भी उस मुद्दे पर कोई बात छिड़ेगी। सेकंड देखते हैं संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। यह किसी सामान्य वर्ग की क्रिया व विशेषता से संबंधित है, जैसे कि आदिवासी, या कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वर्ग से मतलब मैंने यहाँ आदिवासी ले लिया, आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी जानवर ले सकते हैं, पक्षी ले सकते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है, कैटेगरी की बात हो रही है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इस प्रकार से होती है, जब भी आप किसी चीज के बारे में, जैसे मोर का नाम आ गया सामने, तो एक कॉन्सेप्ट है पूरा, यानी कि मोर के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो सारी आपके दिमाग में आ जाएंगी अगर आप पहले से उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो यहाँ आदिवासी शब्द आते के साथ ही आप आदिवासी से जुड़ी हुई जो भी आपके दिमाग में जानकारी मौजूद है वो सारी उस चिंतन के दौरान आपके समक्ष मौजूद हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रतीक व चिन्ह। चिन्ह प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रतीक व चिन्ह ये प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जैसे स्कूल की घंटी, या आप रोड पर लाल बत्ती का सिग्नल हो गया, है ना। तो ये चीजें हैं, ये अभिव्यक्त करते हैं, ये आपको प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों के रूप में आपको अभिव्यक्त करते हैं कि अभी ये काम नहीं करना है, या अब आप तैयार हो जाओ इस काम के लिए। स्कूल की घंटी, लंच की घंटी बजती है ना, रेसिस बेल जो होती है, तो बच्चा चिंतन कर रहा होता है, मतलब उसके दिमाग, ऐसा नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज के लिए चिंतन किया जाता है। अब बच्चे के दिमाग में ये है भूख लग रही है, तो कितना समय है अभी, है ना। और जैसे ही स्कूल की बेल बजती है तो उसके दिमाग में एक प्रोसेस क्रिएट होता है कि हाँ अब मैं आराम से खाना खा सकता हूँ। और कहने का मतलब है कि किसी भी सिग्नल के माध्यम से आप कोई भी चीज, अगर आप अपने दोस्तों से लंच की बात कर रहे हैं तो सीधा दिमाग में आएगा कि अभी नहीं, अभी तो लंच की बेल बजेगी उसके बाद हम खाएंगे। तो आज तू क्या लेकर आया है, तू क्या लेकर आया, हम साथ में खाएंगे, मैं तेरा लंच करूंगा तू मेरा, है ना। तो किसी भी मुद्दे पर नॉर्मल बात भी हो रही है, लेकिन उसका सिग्नल कौन दे रहा है? स्कूल की बेल दे रही है। तो यहाँ पर चिंतन जो है वो सिग्नल के माध्यम से होता है। भाषा, यह एक संपर्क का ही साधन नहीं है बल्कि चिंतन प्रक्रिया के लिए बहुत उपयोगी है। थिंकिंग प्रोसेस में लैंग्वेज की एक अलग ही भूमिका है। किस प्रकार से? मैंने अभी बताया था पहले, जब इसको स्टार्ट किया था, कि थिंकिंग करते टाइम आप अगर किसी चीज के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि आपसे बोला जा रहा है कि चल गेम खेलने चल रहे हैं, और आप किसी समस्या को सुलझा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो उसी में ही आप लगे हुए हैं, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, और फ्रेंड ने बोला कि आजा खेलने चलते हैं, तो आप इशारा करोगे कि मैं नहीं जा रहा, या जैसे भी है। तो थिंकिंग प्रोसेस को एक्सप्रेस करने में ये सिंबल्स हो गए या प्रतीक हो गए, प्रतिमाएं हो गई, ये क्या करती हैं? ये एक्सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट है चिंतन के प्रकार। मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है, तार्किक चिंतन होता है तथा सृजनात्मक चिंतन होता है। इनमें मैं इनको यहीं पर ऐसे ही समझा देती हूँ। मूर्त चिंतन, जो चीज आपके समक्ष मौजूद है उसके बारे में चिंतन करना। जैसे आपके सामने कोई भी चीज ऐसी मौजूद है, जैसे मेरे सामने यहाँ घड़ी टंगी हुई है, तो इसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए सुइयां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम अभी इतना ही हुआ है, अभी तो बहुत टाइम मुझे महसूस हो रहा है कि टाइम ज्यादा हो चुका है। तो जो आपके समक्ष है उसके बारे में आप सोच रहे हो। अमूर्त चिंतन जो आपके समक्ष मौजूद नहीं है, जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा मास्क लगा कर आता है, डेली लगा कर आता है, और नॉर्मल डेज में लगा कर आ रहा है, अब तो कोविड से हम काफी आगे निकल चुके हैं, है ना। तो मूर्त चिंतन ये है कि दूसरा बच्चा ये सोचेगा कि इसको, मतलब कि इसको क्या परेशानी है जो रोज मास्क लगा कर आता है। मूर्त चिंतन वो हुआ कि उसने उसको देखा, तब उसके दिमाग में चिंतन आया, चिंतन प्रक्रिया उसके दिमाग में जन्मी। इसके साथ ही जब वो चला जाता है या फिर वो उसके साथ मौजूद नहीं होता, तब भी वो उसके बारे में सोच रहा है कि क्या पता उसको कुछ बीमारी हो, कुछ परेशानी हो, या फिर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मुंह में या फेस पर कुछ एलर्जी हो, जो भी है। तो वो अमूर्त चिंतन है। जब वो मौजूद था तब इतना आ रहा था कि इसने ऐसा क्यों कर रखा है, उसके बाद
आखिर इसके पीछे रीजन क्या होंगे। तो जब रीजन के बारे में हम सोचने लगते हैं, एक स्टेप आगे निकल जाते हैं, वो अमूर्त चिंतन है। ठीक है, तार्किक चिंतन है, जहां पर विचार एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, विचारात्मक चिंतन भी इसको बोला जाता है। आप अपने लॉजिक्स बताते हैं, सामने वाला अपने देता है, और रीजनिंग में ये चिंतन बहुत काम आता है। चौथा चिंतन है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें आइडियाज बहुत आते हैं, है ना, आइडियाज फ्लो में रहते हैं। किसी का दिमाग ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल तो कम है, लेकिन हाँ, अगर उसको कोई टॉपिक दे दिया जाए कि अच्छा इसके बारे में बता कि कमरे में पर्दा किस तरीके से लगाया जाए, तो वो सोच के कि नहीं, इस दीवार पर ये यहाँ ठीक नहीं लगेगा, ये उस दरवाजे पर लगाओ, है ना, इसकी लेंथ ऐसी है वैसी। जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, यानी कि जो अपसारी चिंतन रखते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, जो एक दिशा में ना सोचकर अनेक दिशा में या विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो आ जाते हैं हमारे क्रिएटिव थिंकर्स में। क्रिएटिव थिंकर्स जो किसी चीज पर आपको सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज की कमी नहीं होती, है ना। और इसके साथ ही वो, मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया था, वो संगीतकार भी हो सकते हैं और कलाकार हो सकते हैं। तो आर्ट से जुड़े हुए क्षेत्र में जो लोग होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग क्या होता है ना, वो एक वे में काम नहीं करता, वो किसी समस्या को मल्टीपल वेज में देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी मल्टीपल वेज में देखते हैं। किसी एक सेंटर पर ही वो मतलब टिके नहीं होते कि हाँ यही इसका समाधान होगा, यानी कि ओपन एंडेड उनके आंसर होते हैं, है ना। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम उनको उनसे शेयर की जाए, तो वो तुरंत से ही कि ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके देख ली, वो चीज नहीं हो रही है तो ऐसे करके देख ली। तो आइडियाज उनके पास हमेशा मौजूद होते हैं, तो वो क्रिएटिव होते हैं। वो किसमें आ जाएंगे, सृजनात्मक चिंतन में। आइए अब चिंतन के दो मेजर टाइप जान लेते हैं, जिनका नाम है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। इनमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है सी और डी। इसको कंपेयर करते हुए समझेंगे साथ के साथ। अभिसारी चिंतन में किसी भी विषय के या समस्या का एक ही पहलू होता है ना। अगर किसी टॉपिक पर बात हो रही है तो उसका एक ही पहलू होगा, उसी पर ही केंद्रित होगा, है ना। जो चिंतन होगा बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, वो उस समस्या या विषय के एक ही पहलू पर चिंतन करेगा। जबकि अपसारी चिंतन में किसी भी विषय के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन किया जाता है, यानी कि जो भी समस्या या विषय अपसारी चिंतन वाले बच्चे को दिया गया, तो उसने उसके एक ही पहलू पर केंद्रित ना होकर उसके विभिन्न पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सेकंड पॉइंट है, इसमें किसी समस्या का समाधान एक विचार एक विधि द्वारा होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें एक ही रूल लगाना है, एक ही मेथड यूज करना है, एक ही थॉट काम कर रही है। जबकि सेम प्रॉब्लम में डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो बच्चा होगा, वो क्या करेगा, इसमें किसी समस्या का समाधान अनेक विचार अनेक विधि द्वारा होता है, यानी कि एक से ज्यादा विभिन्न विचारों विभिन्न विधियों द्वारा वो उसका समस्या का समाधान करेगा। नेक्स्ट, इसमें समस्या का समाधान बंद अंत वाला होता है ना, यानी कि क्लोज एंडेड आंसर होता है। जबकि इसमें समाधान मुक्त अंत वाला होता है, ओपन एंडेड होता है। यहाँ जानेंगे, यह रटने पर आधारित है, जिसका एक ही रूल काम करे, एक ही मेथड काम करे, है ना, एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित हो, तो वो रट ही लेगा, क्योंकि उसको ज्यादा चीजें तो याद करनी नहीं है। जबकि यह कल्पना पर आधारित है, इसमें क्या होगा, इमेजिनेशन आएंगी, क्योंकि वो एक ही चीज पर नहीं टिका होगा, वो विभिन्न चीजों पर ध्यान अपना आकर्षित करेगा और इस प्रकार से कल्पनाएं यानी कि इमेजिनेशन क्रिएट होंगी। यह रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है, ठीक है, जबकि यह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ये रूढ़िबद्धता को इस प्रकार से बढ़ावा देता है कि एक ही चीज पर टिका हुआ, यानी कि कंजर्वेटिव है ये, और किसी एक चीज से आगे नहीं बढ़ रहा है। जबकि ये सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये क्रिएटिव है, ये एक से हटकर भी सोचता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे, कक्षा 12वीं के बाद आप क्या करोगे, किसी बच्चे से पूछा जा रहा है, तो उसका एक ही आंसर है, एक सटीक आंसर है कि बीए, है ना। वो सुनता आ रहा है कि मैक्सिमम 12वीं के बाद क्या करते हैं, बीए करते हैं। तो यहाँ पर जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे से पूछा जाता है कि 12वीं के बाद आप क्या करोगे, तो उसका आंसर बीए नहीं होता, बीए के अलावा भी उसकी और भी चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल उसके आंसर होते हैं। वो थोड़ा सोच विचार करके बताएगा कि परसेंटेज के ऊपर बेस
इंटरेस्ट है, मतलब मुझे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट इसमें भी है, बाकी देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से मिलती है मुझे, तो मैं वो करूंगा। तो कहने का मतलब है इसका आंसर मुक्त था, ऐसा नहीं था कि बंद अंत वाला था कि बस एक ही चीज बता दी। इसने थोड़ा सोच विचार किया और उस आधार पर इसने अपना जवाब दिया। तो ये चिंतन हमारे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन मैंने आपको क्लियर कर दिए। चिंतन का प्रोसेस आपने समझ लिया, तो चिंतन वाली प्रक्रियाएं हमारी समाप्त हुई। अब आपको चिंतन करना है किस पर, कि हम तर्क किस प्रकार से करते हैं और हम समस्या का समाधान किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो हमारे अगले टॉपिक है।